हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में पोएम नंबर 13 और 14 इसमें जो आशय स्पष्ट दिए गए हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वैसे हमने पोएम के अंदर सारा अर्थ समझ लिया है, लेकिन जो अर्थ वो समझा है इससे डिटेल यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो हमें 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक सेंटेंस पर से जो कवि होते हैं किस प्रकार से हमें संदेश देना चाहते हैं, इसको डिटेल में किस तरह से लिखते हैं, आज हम इस लेक्चर में पोएम नंबर 13 और 14 में जो आशय स्पष्ट दिए गए हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और ये सब आपको समझने के बाद नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है, रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी। अर्थात आपको जो सेंटेंस दिया गया है उससे डिटेल में आपको समझ में आ गया कि किसी बड़े और लघु यानी छोटे व्यक्ति की बात की गई है, लेकिन उसको डिटेल में किस प्रकार से लिखेंगे ये देखना पड़ेगा। लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं, यानी कि समाज में हम देखते हैं कि हमेशा पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ज़्यादा उसके आसपास घूमने वाले लोग होते हैं और समाज में धनी मानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है। यानी कि जिसके साथ ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास ज़्यादा धन हो, वैभव हो, सब तरह की फैसिलिटी हो, उसको लोग ज़्यादा आदर सम्मान देते हैं। चाहे वो इज्जतदार हो या ना हो, कैरेक्टर उसका अच्छा हो ना हो, लेकिन वो समाज में धनी मानी है, वैभव वाला है, उसके पास बहुत सारा धन है, उसको ही हम आदर देते हैं। गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा धन नहीं है, वैभव नहीं है, इसके लिए इज्जत भी नहीं है और आदर सम्मान भी उसे नहीं मिलता है, और लोग हमेशा उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। यानी कि ये किसी काम का नहीं, उपेक्षा मानी उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। अगर वो समाज में इकट्ठा होता है और बाकी धनी मानी लोगों के साथ उसको बिठाया जाए या उसकी बात की जाए तो उसके साथ शायद कोई बात नहीं करेगा, उसके साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं रखेगा, उसको हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहते हैं। उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। यानी हम समाज में देखते हैं अलग अलग प्रकार का सबको काम सौंपा जाता है। स्कूल में देखो तो अलग अलग स्टेप के आदमी हैं, फिर अलग अलग उसका काम होता है। हमारे घर में भी जो काम करने वाले लोग आते हैं उसको भी हम हमेशा छोटा ही मानते हैं, गरीब ही मानते हैं, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो उसका काम कम महत्व का नहीं होता। अगर हमारे घर में एक दिन काम करने वाला आदमी नहीं आएगा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। स्कूल में भी कुछ ऐसा होगा, आजू बाजू आसपास के व्यवहार में देखा जाए तो भी ऐसा ही कुछ है कि हमेशा गरीब लोगों का जो काम है वो हम ऐसा ही सोचते हैं कि वो काम करके चला जाएगा। अगर 1-2 दिन या 15 दिन नहीं आएगा, हमारे घर में काम की दिक्कत हो जाएगी, हमें खुद काम करना पड़ेगा। यानी उसकी उपयोगिता कब समझ में आती है? जब वो नहीं होता, जब हमारे काम में हेल्प करने के लिए वो नहीं आता है, तब उसका महत्व हम समझते हैं। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं, बहुमूल्य यानी कि बहुत बड़ा उनका योगदान है। न्यूज़ में हम देखते हैं कि अगर बारिश नहीं आती है तो किसान कितनी मुश्किलें उठाता है, उसको किस प्रकार से खेत में काम करना है वो उसको समझ में नहीं आता है। मजदूर जो खेत में काम करता है, अगर वो नहीं आएगा तो वो कौन काम करेगा? हमारे जैसे लोग तो काम करने नहीं जाएंगे। छोटे आदमी हैं, वो भी बहुत अलग अलग प्रकार से देश में बहुमूल्य सेवाएं करते हैं। म्यूनसिपालिटी के लोग देख लो, वो अगर वो भी एक इंसान ही है, लेकिन छोटे हैं, उनका काम छोटा है, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो साफ सफाई नहीं होगी। ये सारी बात महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें रहीमन जी द्वारा यही बताया गया है कि बड़ा हो या छोटा हो, हर एक का काम बहुमूल्य होता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है सुई और धागा का। सुई जो सीने का काम करता है और तलवार जो होती है वो लड़ाई के काम में आती है। तो सुई की जगह तलवार काम नहीं आएगी, तलवार की जगह सुई काम नहीं आएगी। तो वो उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम हर एक इंसान की वैल्यू करना सीखें। वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते, यानी कि ऊंची पदवी वाले, ऊंचे पोस्ट वाले व्यक्ति जो होते हैं वो निम्न काम नहीं कर सकते। उनका काम उनको करने के लिए हैबिट पड़ जाती है। इसलिए हमेशा छोटे और बड़े में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें बड़े लोगों का मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें दोनों को समान व्यवहार रखना चाहिए, समान आदर सम्मान देना चाहिए और
इज्जत भी देनी चाहिए। ये हमें संदेश दिया गया है पहले आशय स्पष्ट के अंदर। तो आप इस प्रकार जो मैंने उदाहरण अलग अलग दिए हैं उसके आधार पर आप एग्जाम में अपनी ओन वर्ड में लिख सकते हैं। दूसरा, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो भी आपको समझ में आ गया है कि चंदन का वृक्ष है, उस पर भुजंग माने कि सांप हमेशा लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी चंदन अपना व्यवहार नहीं छोड़ता और जो सांप है उस पर जहर औंकने का काम करता है। दोनों का स्वभाव है, लेकिन फिर भी अच्छे इंसान होते हैं बुरे व्यक्ति के सामने आ जाते हैं, उनके साथ मित्रता अगर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा क्या करते हैं, गलत व्यवहार नहीं करते, उनका स्वभाव नहीं छोड़ते। ये बात बताई गई है दूसरे आशय स्पष्ट के अंदर। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ रहने से हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में जो मित्र करते हैं उसकी आदतें आ जाती है और हम भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये हमेशा चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग आपकी लाइफ में याद रखोगे तो आप कभी नहीं बिगड़ोगे, आप हमेशा चंदन जैसे रहोगे, सांप जैसा व्यवहार नहीं करोगे। तो यहाँ यही बताया गया है कि चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता, कि उसका जहर उस पर औंकने के बाद भी चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो उसके जैसा नहीं होता, वो हमेशा अपना ही स्वभाव बनाए रखता है। सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं पड़ता है। चंदन हमेशा हम घर में तिलक लगाने के लिए काम लाते हैं, तो क्या उसकी सुगंध में कोई अंतर है, कोई फर्क है? अंतर माने कि फर्क नहीं रहता। तो उसका जहर का कोई भी अंश उसके पेड़ में कोई असर नहीं करता है। तो ये बात याद रखने जैसी है। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। अर्थात कि हमेशा उच्च गुणों के आधार पर जो व्यक्ति होते हैं दूसरों को अच्छा जीवन दान देते हैं, उससे प्रभावित करने का काम करते हैं, बुरी संगति में रहकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं और अपराधियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। अर्थात अपने गुणों से दूसरों को इतना इम्प्रेस करते हैं कि उनका जीवन बदल देते हैं। सामान्यतः हमें लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, उसकी इम्प्रेशन, उसकी स्टाइल, तो हम उनके जैसा थोड़ा बनने का प्रयत्न करते हैं। तो क्यों हम दूसरे के गुणों को अपने जीवन में नहीं लाते हैं? दूसरे की अच्छी बात को हम हमेशा क्या करते हैं, गलत बात ठहरा देते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, और जो गलत होता है उसके गुण अच्छे नहीं होते, उससे ज़्यादा हम प्रभावित हो जाते हैं। तो जीवन में ये सीखने जैसी बात होती है कि हमेशा अच्छे स्वभाव वाले, उत्तम स्वभाव वाले लोगों के साथ रहो। अगर कोई ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति हमारे जीवन में आ भी जाता है तो बुरी संगति का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। हम हमेशा क्या करेंगे, हमारे स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमारा स्वभाव अगर थोड़ा बहुत ऐसा है कि जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, या तो हमारे गुण ऐसे होते हैं, तो हम अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों से व्यवहार रखेंगे और अच्छे गुण से प्रभावित होकर हमारा जीवन बदल सकते हैं। यही संदेश पोएम नंबर 13 में रहीमन ने, यानी कि रहीम जी ने बहुत अच्छी बात कह के हमारे जीवन में उतारने जैसी बात कही है। पोएम नंबर 14 जो युग और मैं, उसमें से हम देखेंगे आशय स्पष्ट में उसमें युग और मैं दुनिया की, और नरेंद्र शर्मा जी ने अपनी बात कही है, अपने जीवन की बात कही है कि दुनिया के सामने अगर दुख देखा जाए तो पूरे युग का दुख और मेरा दुख में बहुत ही छोटा है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लाने, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। ये पोएम में भी पद दिया गया है, लेकिन हम यहाँ डिटेल में अर्थ लिखेंगे। ईश्वर को मानव को ईश्वर बनना था, यानी कि क्या करता है वो, ईश्वर की सब चीज़ें वो करने लगा है कि हाँ मेरे हाथ में है, लेकिन ये कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ है। यानी कि ईश्वर की जगह पे है और मनुष्य की जगह पर है। निखिल सृष्टि वश में लानी, पूरी सृष्टि को अपने वश में लानी थी, काम अधूरा छोड़कर वो आत्मघाती बन जाता है, और ये सारे जो सपने थे उसके झूठे हो गए, निशान झूठे हो गए, और तुम मुझसे छूटे तो क्या। कवि अंत में ये कहते हैं, डिटेल में देखते हैं इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे।
प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता में से ली गई है। अगर आप ये सेंटेंस पूरे आशय स्पष्ट में लिख दोगे तो आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कौन से चैप्टर में से या कौन सी पोएम में से पूछा गया हुआ सेंटेंस है। आपको एक्स्ट्रा इसका आधा मार्क्स मिल सकता है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है। गुमराह यानी कि भटक गया है, बीच में उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। अपनी प्रगति की राह में वो भटक कर किस प्रकार से काम कर रहा है, ये कवि ने मनुष्य के बारे में बताया है। इसका आगे अर्थ देखें तो मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। यानी कि हम देखें तो टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग हम कर रहे हैं कि एक दिन भी, एक आधा घंटा भी हम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रह सकते, क्योंकि विज्ञान ने अलग अलग क्षेत्र में इतनी अलग अलग प्रकार की अनोखी सिद्धियां प्राप्त की है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा है। यानी कि वो सोचने लगा है कि सब मेरे हाथ में है, सिद्धियां मेरे बस में हैं, और वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा है, स्वयं को ईश्वर, स्वयं यानी खुद को। तो ये गलत बात है कवि के द्वारा। और वैसे ही हम व्यवहार में देखे जाए तो हम खुद ईश्वर है ऐसा मानना बहुत ही गलत बात है, जो मनुष्य का एक भ्रम है। ऐसे सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने की फेर में पड़ गए हैं। यानी कि ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कर देश सारी दुनिया, सारे विश्व को, सारे जग को अपना अधिकार में करने के लिए फेर सकते हैं। यानी कि वो अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है। ये भी उसका एक भ्रम है। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। और जब वो उसमें असफल हो जाता है मनुष्य, तो ईश्वर बनने की राह वो छोड़ देता है और अपना ही विनाश करना शुरू कर देता है। आज हम देखते हैं कि लाइव न्यूज़ को और ऐसे व्यवहार में बातें को कि अलग अलग तरह से देश में से अलग अलग बातें आ रही है। कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं कोई वायरस हमारे शरीर को असर कर रहा है। ये सारा विनाश ही है, क्योंकि जो विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धि प्राप्त की, वही सिद्धि हमारे विनाश का कारण बन गई है। और कभी अंत में कहते हैं कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा दोष क्या है। यानी कि वो भी एक मनुष्य है और अलग अलग प्रकार से वो भी भटक गए हैं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यानी कि मनुष्य भी उसमें भटक गया है, अच्छा और बुरा। अच्छा व्यक्ति होता है वो भी क्या करता है, दूसरों को देखकर अपना विनाश शुरू कर देता है, वही राह पर चलने लगता है। यानी कि यही बात याद रखनी है कि हम दूसरों को देखकर अपनी राह, अपना रास्ता, अपना पथ क्यों छोड़ देते हैं और क्यों भटक जाते हैं। तो उसमें भटकना नहीं है और हमेशा सच्चे मन से बहुत ही विचार करके वो राह पकड़नी है। और इस प्रकार से अगर चलोगे तो शायद आपको कोई नुकसान नहीं रहेगा। ये कवि का कहना है। दूसरा पद है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने शब की क्षमता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। अर्थात इतने सारे घाव पड़े हैं, घायल हुए हैं सब मानव, और एक दूसरे को मिलकर क्या बातें करते हैं, सुख की नहीं दुख की बातें करते हैं। यानी कि घायल मानवता है। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के, समानता कब होगी। ये ईश्वर की एक स्वप्न है कि पृथ्वी पर हमें क्यों भेजा गया है कि सब समान दृष्टि से रहे, और वो सपना कब सच्चा होगा। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी व्यथा क्या। अर्थात कि सारी दुनिया में देखा जाए तो व्यथा यानी बहुत सारे दुख हैं, तो मैं अपनी दुख की कहानी या अपनी व्यथा के बारे में मैं क्या बताऊं। प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। यानी कि दुनिया में फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, इनके प्रति निराशा है, क्योंकि वो दीर्घ दृष्टि से देखते हैं, लंबा सोचते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। वर्तमान के बारे में वो नहीं सोचते, वो तो चलता ही जाता है। तो कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा है। संहार यानी कि संसार में हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, किस प्रकार से उसका बुरा हो जाए, ऐसी वृत्तियां हमारे मन में हैं और वही उलझन में वो पड़ा है।
वर्तमान की स्थिति ये है, इसीलिए फ्यूचर की बात की है। चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, चारों ओर लड़ाई झगड़े। न्यूज़ में हम देखते हैं कि बॉर्डर पे ये हुआ है, इतने आतंकवादी घुस गए हैं, इतने हमारे लोग मर गए हैं, आगे क्या होगा, ये सारी क्या है स्थिति, विध्वंस की स्थिति है। एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है, यानी कि हमारा एक दूसरे के प्रभुत्व, यानी कि उससे वो मुझसे आगे निकल ना जाए या तो मैं उससे आगे निकल जाऊं, ये सारा प्रभुत्व स्थापित करने की होड़, यानी कि रेस लगी हुई है कि पास वाला अगर न्यू कार लाया है, न्यू मॉडल लाया है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये सारी सोच में हम हमारा पूरा जीवन या पूरे जीवन की शांति को हान देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये होड़, ये रेस नहीं होनी चाहिए। हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी यानी कि क्षमता की बातें केवल बातें ही रह जाती है, यानी उसमें मनुष्य की समानता की बात नहीं है ऐसी स्थिति में, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की सोच भरी हुई है और उस सोच को खुद मनुष्य नहीं निकालेगा तब तक हम क्षमता की या बराबरी की बातें नहीं कर सकते। ये सिर्फ बातें अच्छी लगेगी, जीवन में या संसार में नहीं हो सकती। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। यानी कि जब तक संसार में हम शांति से नहीं रहेंगे, भाईचारे से नहीं रहेंगे, एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं करेंगे, ये भावना नहीं होगी, तब तक मनुष्यता का वातावरण बिल्कुल नहीं रहेगा। बिना उसके मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। यानी कि हमेशा मानव समता के आदर्श के व्यवहार पर चलना चाहता है, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती। कभी कहते हैं कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा से क्यों चिंता करूं। यानी कि सारी दुनिया उलझन में पड़ी है, सारी दुनिया के साथ पीड़ा की बातें होती है, वो परेशान है, तो मैं अपनी पीड़ा की बात क्यों करूं, क्यों चिंता करूं। यानी कि हमें जीवन के अंदर, संसार के अंदर अलग देखा जाए तो कोई दुख आता है, कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि सारी दुनिया इसमें फंसी हुई है, सारी दुनिया की बात है। लेकिन हमें हमारे जीवन में आने वाले दुख से हारना नहीं चाहिए, असफल नहीं होना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और हमेशा उसके राह पर चलकर उस दुखों को दूर करना चाहिए। ये हमें संदेश दिया गया है नरेंद्र शर्मा द्वारा युग और मैं पोएम में से। आपको ये सारे आशीष प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखना है और डिटेल में समझना है। अपने ओन वर्ड में हम एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।